द लीडर्स आर द ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों आज के इस ब्यूटीफुल वीडियो की शुरुआत इस ब्यूटीफुल कोटेशन से। तो दोस्तों अगर हम इस कोटेशन की मीनिंग पर देखें तो लीडर्स कौन होते हैं? हु आर द रियल लीडर्स? द रियल लीडर्स आर द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जो लीडर्स होते हैं वो होते तो ऑर्डिनरी हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो आम लोग होते हैं, लीडर्स भी उनकी तरह ही होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑर्डिनरी। बट द थिंग which make them different and unique from the ordinary people is that they have extraordinary determination। लेकिन जो चीज़ जो लीडर्स को आम लोगों से अलग करती है, उनको एक अलग इमेज देती है, वो होती है उनकी डिटर्मिनेशन, उनके सोचने का तरीका, उनके थॉट प्रोसेस। उनका थॉट प्रोसेस, उनकी डिटर्मिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो दोस्तों greetings everyone, hope you all are fine and all are doing well. I am Laksh Kumar Mulchandani, your own, and welcome to a new and a fantastic video. Guys, welcome to our channel, welcome to Laksh Learning Point. तो दोस्तों अब आपने हमारी कोटेशन से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है और शेयर कर दें इस वीडियो को, फैला दें इस वीडियो को, ताकि खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और साथ में ग्रो कर सकें हम। एंड यू ऑल नो दैट टुगेदर वी कैन एंड वी विल। हम एक साथ मिलकर कर भी सकते हैं और हम करेंगे। वी वांट टू चेंज द फ्यूचर, हमको फ्यूचर चेंज करना है। एंड यू ऑल नो दैट इट्स नॉट द टाइम ऑफ कंपटीशन, इट्स द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। द मोर वी कोलैबोरेट द मोर सक्सेस कम्स नियरर टू अस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो लाइफ लेसन्स कवर करने वाले हैं जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ स्टाइल को एक डायनामिक लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं। आज वो हम लाइफ लेसन्स कवर करने वाले हैं जो कि हमारे डायनामिक लाइफ स्टाइल को एक अलग से रूट देते हैं, एक अलग से डायरेक्शन देते हैं और हमें एक मतलब मोरालिटी के रूट पर वो लाइफ लेसन्स उतारते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के लिए बहुत से लोग तरसते हैं कि और जानना चाहते हैं कि कैसे एक कंट्री ने जो कि यहाँ पर था और आज वो यहाँ पर कैसे पहुँच चुका है। आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी ज़मीन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है, जिसने गाइस बहुत से क्राइसिस देखे हैं, बहुत से नुकसानात झेले हैं। तो दोस्तों अगर हम उसके कंडीशंस पर देखें तो 1965 में जिस कंट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो कंट्री 1965 में उसकी कुछ ये हालत थी। वो हाई पॉवर्टी का शिकार था, गुर्बत थी, सिर्फ लोग रोडों पर ही मरते थे, इंटेंस क्राइम था, चारों तरफ क्राइम था, वहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी लोगों के लिए, ओनली करप्शन थी, किसी दूसरों का पैसा हड़प लेना, मर्डर्स वर वेरी कॉमन और सुसाइड्स वर वेरी कॉमन, ओनली ड्रग्स कंजम्पशन होता था वहाँ पे, ड्रग्स खुले आम, लोग एडिक्ट हो चुके थे ड्रग्स के और रिवॉल्ट्स होते थे। जो वहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। तो दोस्तों ये हालत थी उस मुल्क की और आज की डेट में 2023 में वही मुल्क देखें कहाँ पर है। अगर हम उसकी जीडीपी पर देखें तो एशिया में उसकी जीडीपी फर्स्ट रैंकिंग पर है और पूरे वर्ल्ड में देखें तो उसकी जीडीपी सेकंड रैंकिंग पर शुमार करती है। दोस्तों ये होता है डायनामिक चेंज, इसको बोलते हैं डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन। जिस मुल्क में 1965 में 1965 में इंटेंस क्राइम था और आज उसी मुल्क में आपको क्राइम बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और सेफ्टी के मामले में अगर आप देखें तो आज वही कंट्री सेफ्टी में 5th रैंकिंग पर है पूरी वर्ल्ड में। जिस मुल्क में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी और आज वही कंट्री हायर एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड में 6th रैंकिंग पर आता है और आज दुनिया के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं कि हमें उसी कंट्री में पढ़ना है। फैसिलिटीज़ जिस कंट्री में नहीं थी और आज वही कंट्री फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में, आगे सोच रखने में, वो आज वही कंट्री पूरी वर्ल्ड में 4थे नंबर पर है, 4th रैंकिंग पर आता है। और आज वही कंट्री थर्ड लीस्ट, दुनिया का सबसे थर्ड लीस्ट करप्ट कंट्री है। थर्ड लीस्ट करप्ट कंट्री मतलब ऐसा तीसरा मुल्क दुनिया का जिसमें सबसे कम करप्शन होती है, द थर्ड लीस्ट करप्ट कंट्री। मतलब आप ऐसे लगा लें कि यहाँ पे करप्शन होती ही नहीं है और जहाँ पे सिर्फ ड्रग कंज्यूम होते थे और आज वहाँ पे ड्रग कंज्यूम करने की कोई सोचता भी नहीं है और सोचेगा भी क्यों, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स कंजम्पशन पे हाई पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, हाई फाइन्स लगाई जाती हैं, हाई पनिशमेंट्स लगाई जाती हैं। और जिस मुल्क में ओनली रिवॉल्ट्स होते थे, रिबेलियंस होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, तो
आज वहाँ पर आपको रोड पे कोई भी शोर करता हुआ नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको कोई भी रिवॉल्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो हाई फाइन्स, हाई पेनल्टीज, हाई पनिशमेंट्स लगाई जाती हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायनामिक चेंज, ये होती है डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों अब ये चेंज तो आ गया, जो मुल्क 1965 में इधर था वो अभी 2023 में इधर है, वो अभी एशिया का नंबर 1 कंट्री है, उसने ज़ीरो से हीरो बनकर दिखाया। कैसे? आज की इस वीडियो में हम वो क्लियर करने वाले हैं। और गाइस जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, वो कंट्री है नन देन अदर सिंगापुर। अगर हम सिंगापुर के साइज़ पर देखें तो सिंगापुर जो है वो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 15,000 गुना छोटा है। यूएसए इज 15 टाइम्स बिगर देन सिंगापुर। और आज यही सिंगापुर दुनिया की सबसे हाईएस्ट होम ओनरशिप रखता है। इनोवेशन के मामले में सिंगापुर पूरी वर्ल्ड में 7वें नंबर पर है। कल्चर गाइज इसका इतना फेमस हो चुका है पूरी वर्ल्ड में कि इसका कल्चर जो है वो आज पूरे वर्ल्ड में 9वें नंबर पर है, 9th रैंकिंग पर है। लाइफ स्पैन अगर हम सिंगापुर का देखें तो वहाँ पे 84 ईयर्स लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन है। और फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में, आगे की सोच रखने वाली सोसाइटी में, वो भी आपको सोसाइटीज़ जो आगे की सोच रखती हैं, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी आपको सिंगापुर में मिलेंगी। और फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में आज वही कंट्री सिंगापुर 5th रैंकिंग पर है। और अगर हम इसके लिटरेसी रेट पर देखें गाइस, एजुकेशन के मामले में तो ये 5th रैंकिंग पर है पूरी वर्ल्ड में हायर एजुकेशन में। लेकिन अगर हम इसके लिटरेसी रेट पर देखें तो अभी सिंगापुर में 95% फीमेल्स जो हैं, औरतें, खातून, वो 95% लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, और 99% वहाँ पे मैन एजुकेटेड है। मतलब इसका मतलब ये कि वहाँ पे एजुकेशन कंपलसरी है, आपको वहाँ पे कोई अनएजुकेटेड नहीं दिखेगा। बहुत कम होंगे जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की होगी, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन इज़ कंपलसरी। नो स्मोकिंग, नो पोल्यूशन, नो ड्रग्स, नो करप्शन, मतलब वहाँ पे कोई गलत काम होता ही नहीं है। और कोई करेगा भी क्यों वहाँ पे करप्शन करने की, या स्मोक करने की, या कोई ड्रग कंज्यूम करने की क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे बहुत पनिशमेंट्स लगाई जाती हैं, बहुत भारी भारी फाइन्स लगाए जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है करप्शन करने की, कोई ड्रग कंज्यूम करने की सोचता ही नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे एक रूल चलता है जो कि मेरिटोक्रेसी मतलब आपका सिर्फ मेरिट रिक्वायर्ड है। अगर दम है किसी में तो वही आगे आएगा, दम नहीं है तो वो चले अपने घर। तो यहाँ पे ये कानून चलता है, ये सिस्टम चलता है, ओनली मेरिटोक्रेसी। तो अगर मेरिटोक्रेसी चलेगी तो एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। सो हायर एजुकेशन इज इक्वल्स टू हायर कंपटीशन, सही। और क्राइम्स पे आज की डेट में सिंगापुर में हाई पेनल्टीज लगाई जाती हैं। सो नाउ गाइज मूविंग फर्दर, अगर हम इसकी कुछ और चीज़ें पर देखें तो आज जो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, द शांगी एयरपोर्ट, वो भी सिंगापुर में है, सही। जिस मुल्क में फैसिलिटीज़ ना की कोई चीज़ नहीं थी 1965 में, और आज 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सिंगापुर में। और सिंगापुर क्या है, ये मतलब ऐसे एक ही ज़मीन नहीं है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, प्यारा वतन पाकिस्तान, और जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है। तो ये एक ही ज़मीन है, एक ही लैंड है। लेकिन सिंगापुर ऐसे नहीं है, सिंगापुर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और टोटल ये 64 आइलैंड्स है, और इन आइलैंड्स को नाम दिया गया है सिंगापुर, सही। तो ये क्या है, ये सिटी ऑफ वर्ल्ड्स मेन मेड वाटरफॉल्स है। जो वाटरफॉल्स होते हैं आबशार हैं, यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स के सबसे बड़े मेन मेड आबशार दिखाई देंगी, द वर्ल्ड्स मेन मेड वाटरफॉल्स। और यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे नो कास्ट, नो रिलीजन, नो कलर मैटर्स। यहाँ पे आपका रंग, रूप, जात पात कुछ मैटर नहीं करता, ओनली मेरिटोक्रेसी यहाँ पे चलती है। अगर आप हायर करने के लिए किसी को जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी प्रोसेस आप करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपका मेरिट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट इज एवरीथिंग। यहाँ पे सिंगापुर में कोई गवर्नमेंट वो डिसओबे नहीं करता, जो लॉ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी वो सबको फॉलो करना है, गवर्नमेंट इज एवरीथिंग। और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जे वॉकिंग चलती है। अब देखें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ क्या होता है कि रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, ऐसे गाड़ियों को हाथ दे के फिर जाते हैं, पब्लिक लोग फिर जाते हैं, फिर रोड को क्रॉस करते हैं। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में आपको पब्लिक में इंटरफेयर नहीं करना। अगर गाड़ियाँ जा रही हैं रोड से तो आपका उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपका एक अलग से रूट बनाया होगा, आपको उस रूट से जाना है, तो उसको बोलते हैं जे वॉकिंग, ठीक। मतलब डिस्टर्ब यहाँ पे किसी को नहीं करना, नो डिस्टर्बेंस। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन इज कंपलसरी, सही है, और मिलिट्री इज कंपलसरी। अब मिलिट्री इज कंपलसरी क्यों? देखिए गाइस, ये सिंगापुर बहुत छोटा सा कंट्री है, सही है, और इसको खतरा भी है। क्यों? जितना कंट्री छोटा होगा ना, तो वो बड़े कंट्रीज जो होंगे ना, वो जब अटैक करेंगे
तो उस छोटे कंट्री को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब बहुत छोटा कंट्री है, तो अब इसको मिलिट्री भी चाहिए होगी ना प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने मिलिट्री इस कंपलसरी कर लिया है। अगर वहाँ पे कोई पैदा होता है सिंगापुर में और वो फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के बाद जब वो जॉब के लिए जाएगा ना, तो उसको जॉब करने से पहले 2 साल मिलिट्री में कंपलसरी काम करना है। तो ये वहाँ का रूल है, सही। और फिर यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे कंट्रोल्ड मीडिया चलती है, पॉजिटिव न्यूज़। अगर गाइस देखें, आपको पता है सिंगापुर की न्यूज़ जो है वहाँ पे वहाँ की मिसालें दी जाती हैं। अगर आप सिंगापुर की न्यूज़ देखेंगे सुबह सुबह तो आप फुल एनर्जेटिक हो जाओगे, फिर आपका पूरा दिन ऐसा जाएगा कि ताज़ा दम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल्ड मीडिया है, सही। फिर क्या है, फिर सिंगापुर ने अभी तक खुद को, देखें कितना आगे चला गया सिंगापुर, हमने इतना पढ़ा है। तो सिंगापुर क्या है, सिंगापुर ने अभी खुद को एज अ डेवलप्ड नेशन नहीं बताया। सिंगापुर बोल रहा है कि हम डेवलप्ड फुली तरह नहीं हो चुके हैं, हम अभी भी खुद को डेवलप कर रहे हैं, वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन। और अभी सिंगापुर न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू डेवलपमेंट्स लेते आ रहा है, ठीक है, मतलब न्यू इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, अभी तक ये रुका नहीं है, सही। गवर्नमेंट इज एवरीथिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया। और फिर यहाँ पे एक रूल होता है, कौन सा, सिंगल प्रॉपर्टी रूल। अब देखें गाइस, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या होता है कि आपको क्या करनी है, ज़मीन खरीदनी है, सही है। तो आप एक ज़मीन खरीद सकते हैं, 2 ज़मीन खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, ऐसे 10, 20, जितना आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी में उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन सिंगापुर में ऐसे नहीं होता। सिंगापुर में एक आदमी एक ही प्रॉपर्टी रखेगा, सिंगल प्रॉपर्टी रूल चलेगा वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़मीनें हैं वो खरीद सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें और फिर वहाँ पे अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकें। तो ऐसे यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी रूल चलता है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ज़मीनें बहुत पड़ी रहती हैं और लोग भी हैं। और सिंगल प्रॉपर्टी रूल, एक बंदा एक ज़मीन, तो लोग मतलब जो लोग होते हैं वो ज़मीनें खरीद पाते हैं। द मोर पीपल द मोर लैंड, एंड द मोर पीपल प्लस द मोर लैंड इज इक्वल्स टू मोर बिजनेस। तो वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है आज की डेट में सिंगापुर में। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक। हायर एजुकेशन वहाँ पे है, सही है। और जिस कंट्री में हायर एजुकेशन होगी तो कंपटीशन उस कंट्री में ज़्यादा होगा, ठीक। फिर क्या है, सिंगापुर को जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है। अब जियोग्राफिकल एडवांटेज कैसे, सिंगापुर है, अब जैसे ये सिंगापुर है, ये पूरा समंदर से, सी से घिरा हुआ है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन की थी कि जो कंट्री समंदर से घिरा होगा या माउंटेन्स, पहाड़ों से घिरा होगा, तो किसी दूसरे कंट्री का उस कंट्री पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि समंदर से या पहाड़ों से अटैक करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन अगर सीधी ज़मीन होगी, लैंड रूट होगा, सीधा सीधा फ्लैट लैंड होगी, तो अटैक करना ईजी हो जाता है। तो सिंगापुर को जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है कि वो पूरा समंदर से घिरा हुआ है। तो अगर कोई दूसरा कंट्री सिंगापुर पर अटैक करता है तो सिंगापुर को इतना नुकसान नहीं होगा। और मिलिट्री तो उसकी आपको पता है कि मिलिट्री इज़ कंपलसरी, जो भी कॉम्पिटेंट होगा उसको 2 साल मिलिट्री में काम करना है। तो मतलब जियोग्राफिकल एडवांटेज तो है, लेकिन वो उस जियोग्राफिकल एडवांटेज का सहारा कम ले रहे हैं, उस पर फुली डिपेंड नहीं हो रहे। ये देखें, इनसे हमें एक लेसन सीखना चाहिए कि हमारे पास एक सोर्स तो है, लेकिन उस पर फुली डिपेंड नहीं होना। इन्होंने अपनी मिलिट्री में तैयार की है कि अगर हमें कुछ होता है तो एटलीस्ट हमारी मिलिट्री होनी चाहिए। तो इनसे हम ये लेसन्स ले सकते हैं कि जितने हो सके आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा लें, फुल्ली डिपेंड नहीं हो किसी एक या 2 रिसोर्सेज पे, सही। फिर क्या है, फिर यहाँ पे इक्वलिटी है। यहाँ पे सिंगापुर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिख ली है कि कम्युनिज्म को नो बोलना है। कम्युनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी रूसो यूक्रेन वॉर में। कम्युनिज्म मतलब एक खानदान होता है और फिर वही रूल करता आता है, उसके बेटे उसके बेटे उसके बेटे, तो ये होता है कम्युनिज्म। सिंगापुर में कम्युनिज्म नहीं है, सिंगापुर में क्या है, इक्वलिटी है। अगर आप में दम है फिर ही आप आगे आ सकते हैं, बस सिंगापुर में सिर्फ ये चलता है, सही। फिर सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर की जो सर्विसेज हैं, अब सिंगापुर में 1965 में तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अभी इतना आगे हो चुका है कि सर्विसेज के मामले में ये पूरी दुनिया में टॉप 3 में आता है। फर्स्ट पे लंदन है जो कि ब्रिटेन, इंग्लैंड का कैपिटल है। सेकंड पे न्यूयॉर्क है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगता है, और थर्ड पे सिंगापुर है। तो मतलब इतना अब ये आगे बढ़ चुका है कि मतलब टॉप 3 में इसका नाम आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। और आपने जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, चाहे वो हिस्ट्री की हो या चाहे आप फ्यूचर में भी होनी हो, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा सिंगापुर में ही होती हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के मामले में टॉप पर है आज की डेट में, ठीक है गाइस। तो नाउ मूविंग फर्दर, सिंगापुर अभी क्या हुआ है, सिंगापुर अभी
वर्ल्ड्स ग्रीनेस्ट सिटी हो चुका है। अबे आप सिंगापुर में जाएंगे तो आपको इतने सारे पेड़ दिखेंगे, इतनी हरियाली है वहाँ पे कि इसको वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी कहा जाता है। आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, वो भी सिंगापुर में है। और सिंगापुर में अगर जाते हैं तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, वो क्या, डिसिप्लिन। यहाँ पे बोलते हैं डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको पता है कि च्युइंगम भी चबाना बैंड है, क्योंकि अगर कोई च्युइंगम बबल गम को चबा कर उसको कहीं स्पिट करेगा, उसको थूकेगा, तो उनको ये भी पसंद नहीं है कि हमारे सड़कों पे कोई बबल गम थूके, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अपनी सड़कें साफ़ और शफाफ चाहिए। लिटरिंग अगर कोई यहाँ पे करता है तो उसकी पेनल्टी ये है कि अगर कोई लिटर करता है, कोई कूड़ा फेंकता है ज़मीन पर, तो उसको पियोन्स की ड्रेस पहनाकर पूरी सिंगापुर की गलियां साफ कराई जाती हैं। ये है वहाँ की पनिशमेंट, लिटरिंग की, कूड़ा फेंकने की। नो कम्युनिज्म। और अभी सिंगापुर में क्या है, ये सिंगापुर एशिया के 4 हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आ चुका है। जो एशिया के 4 हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, इनमें भी इसका नाम आ चुका है। ठीक, अगर हम इसके रिलीजन्स पर देखें तो रिलीजन्स यहाँ पे बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, ज्यूज़, जैन्स, ज़ोरोस्ट्रियनिस्ट और अथीस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा, और कुछ दूसरी माइनॉरिटीज़ भी हैं। और अगर हम यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन देखें तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर मलेज दिखेंगे जो कि मलेशिया के रहने वाले हैं, और इंडियंस जो कि इंडिया के, और चाइनीज़ जो कि चाइना के। तो आपको यही 3 मेजॉरिटी में दिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो देखें गाइस, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। पहले की उसकी कंडीशन और अभी की उसकी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन गाइस, ज़ीरो से हीरो बनना ये भी मजाक नहीं होता। यहाँ से यहाँ पहुँचना, ये दिस इज़ नॉट अ जोक। इसमें गाइस बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो कमाल हुआ है वो कमाल है लीडरशिप का। लीडरशिप इज द आर्ट, यू कैन से लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू डू समथिंग ग्रेट। लीडरशिप एक आर्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों का, अपना तो उसको छोड़ें, दूसरों का, अपनी नेशन का आप क्या करते हैं, जो उनका जो टैलेंट है उसको अनलॉक करके उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो भी कुछ ग्रेट कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें। तो सिंगापुर ने यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे ये सिर्फ लीडरशिप का कमाल है। देखें, सिंगापुर को लायन अमंग द लीडर्स का करार दिया गया है। अब एक होता है लीडर जो कि लीड करता है नेशन को, लेकिन सिंगापुर जो है उसको बोला जाता है लायन अमंग द लीडर्स, लीडर्स का भी फादर, लायन, लायन अमंग द लीडर्स। तो अगर हम सिंगापुर की हिस्ट्री पर देखें कैसे पहुंचा ये, तो 16 सितंबर 1963 को मलेशिया जो सिंगापुर था वो मलेशिया के साथ मर्ज हो गया था, मलेशिया के साथ मिल गया था। क्यों मिला था, फिर कैसे सेपरेट हुआ, अब ये है इसकी सारी हिस्ट्री। तो अगर हम पास्ट में जाएं, इसके मर्ज होने से भी पहले सिंगापुर में, तो दिस वॉज एन अननोन लैंड एंड वॉज जस्ट कंसिडर्ड एज एन आइलैंड। तो सिंगापुर जब मलेशिया के साथ मर्ज हुआ था उससे पहले सिंगापुर ऐसे ही अननोन लैंड पड़ी थी, ऐसे ही ज़मीन एक पड़ी थी, और इसको जो लोग थे वो रिफ्यूलिंग स्टेशन यूज़ करते थे। अब गाइज आपको पता है सिंगापुर पूरे समंदर से घिरा हुआ है, और समंदर से शिप्स जब ट्रैवल करते थे तो जो ट्रैवलर्स होते थे उनको रेस्ट करने के लिए कोई जगह, कोई पॉइंट चाहिए होता था, तो वो सिंगापुर में आके रेस्ट करते थे। तो सिंगापुर को क्या यूज़ किया जाता था, एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन यूज़ किया जाता था, और लोग वहाँ पे रेस्ट करते थे एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन के तौर पे। तो फिर क्या हुआ, इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब सब कॉन्टिनेंट में, देखें उस टाइम इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं, उस टाइम सब कॉन्टिनेंट था, सही। तो उस टाइम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश स्टेटमैन थॉमस रैफल्स, उसने सिंगापुर को सुल्तान ऑफ जौहर से खरीद लिया। और फिर थॉमस रैफल्स ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिंगापुर को एक ट्रेडिंग सेंटर बना लिया। सिंगापुर में उन्होंने पहले ज़मीन खरीदी सुल्तान ऑफ जौहर से, और फिर उसको फ्री ट्रेडिंग सेंटर बना लिया। अब यहाँ पे वो ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड कर रहे थे, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ग्रो ओपियम इन बंगाल। अब सिंगापुर तो उन्होंने खरीद दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बंगाल जो कि अभी करंट डे में इंडिया में लगता है, तो बंगाल वाले रीजन में वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, वो ओपियम उगाते थे। ओपियम क्या है, ओपियम एक ड्रग है, ओपियम नशा है एक तरीके का। तो वो ओपियम उगाते थे, ओपियम का पौधा उगता है, तो वो उगाते थे, वो उसको ग्रो करते थे बंगाल में। तो ओपियम की जो प्रोसेसिंग होती थी वो ब्रिटिशर्स करते थे सिंगापुर में, सही।
तो सिंगापुर में ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी कर दी और फिर वहाँ पे ओपीएम को प्रोसेस किया जाता था। और अब ओपीएम भी ऐसे तो प्रोसेस होगा ही नहीं, फैक्ट्रीज में ओपीएम को प्रोसेस करने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे। तो वर्कर्स जो आए वो उन्होंने हायर किए चाइना से, ठीक है। सो नाउ चाइनीज वर्कर क्या करते थे, ओपीएम को सिंगापुर में प्रोसेस करते थे। और गाइस देखें कहाँ पर चाइना, कहाँ पे सिंगापुर। तो चाइनीज वर्कर्स थे, उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सोर्स भी चाहिए था। तो वो क्या हो गए, वो ओपीएम एडिक्ट्स हो गए, उन्होंने ओपीएम खाना शुरू कर दिया और फिर बस उनको लत लगी ओपीएम की। सही। फिर क्या हुआ, इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, WW2 वर्ल्ड वॉर 2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी रूसो यूक्रेन वॉर की वीडियो में, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ था, जो जापान था, जापान ने सिंगापुर को इन्वेड कर लिया था। इन्वेड मतलब वहाँ पे उसको कॉन्कर कर लिया था, उसको फतह कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिंगापुर को फतह कर सिंगापुर को पूरा तबाह कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिशर्स नो सॉरी जैपनीज ने, ब्रिटिश तो पहले राज कर रहे थे, लेकिन जैपनीज ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में उन्होंने ब्रिटिशर्स से सिंगापुर का कंट्रोल ले लिया जैपनीज ने, और फिर उन्होंने जैपनीज ने सिंगापुर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिर क्या हुआ, कैसे तबाह किया, तो जो जैपनीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगापोरियंस को, जो सिंगापोरियन जो वहाँ के रहने वाले थे, सिटीजन्स थे, उनको एज ए लेबर यूज़ किया, मजदूर की तरह यूज़ किया। और मर्डर्स वर बिकमिंग कॉमन, मर्डर्स किए गए थे लोगों के। सोल्जर्स आर बिकमिंग प्रिजनर्स, जो सिंगापुर के जो सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर्स बनाया जाता था, उनको कैदी बनाया जाता था बाय जैपनीज रूलर्स। वुमेन वर बिंग डिसरिस्पेक्टेड, औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। गैम्बलिंग, जुआ होती थी चारों तरफ, पॉवर्टी थी, गुर्बत थी और क्राइम था। तो यहाँ से सिंगापुर की जो कहानी है वो डाउन होती जाती है। सिंगापुर को जैपनीज ने बिल्कुल तबाह कर दिया। सही। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो फिर जैसे जैपनीज का रूल स्ट्रिक्ट थोड़ी रहेगा सिंगापुर में। अब हिस्ट्री में ऐसे ही हुआ है, एक ज़मीन है, उस पर किसी राजा ने रूल किया है, लेकिन उसका रूल जमा नहीं हुआ है हमेशा के लिए, फिर से दूसरे राजा ने उसको गिरा कर उसने अपना रूल जमाया है। तो जैपनीज ने तो रूल किया, लेकिन जैपनीज के बाद फिर से ब्रिटिशर्स ने उनको शिकस्त दी और फिर ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर पर कंट्रोल ले लिया, ठीक। ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल एंड स्टार्टेड मेकिंग सिंगापुर अ बेटर प्लेस। और फिर जिस सिंगापुर को जैपनीज ने तबाह किया था, उस सिंगापुर को ब्रिटिशर्स ने एक अच्छी जगह बनाना शुरू कर दिया, बेटर प्लेस बनाना शुरू कर दिया। तो अब कैसे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, सबसे पहले उन्होंने बेसिक एंड डोमेस्टिक नीड्स जो लोगों की है वो देना शुरू की, जैसे खाना, पानी, रोटी, मकान, ये उन्होंने देना शुरू किया। फूड वॉज सप्लाइड अमंग द सिटीजन्स। सही है। और फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन की सिंगापुर में, इलेक्शन वॉज हेल्ड और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इलेक्शंस किसने जीती, इलेक्शंस 1959 में प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने जीती। यहाँ से कहानी होती है चेंज, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इलेक्शंस हो गई, प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने इलेक्शन जीत गई, इलेक्शन जीत ली उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने। अब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ली क्वान, जो सिंगापुर जो था पूरा, वो प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू के हाथ में आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम मलेशिया के साथ मर्ज होने के बाद मलेशिया के साथ साथ हम भी तरक्की करेंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री था उस टाइम। तो उन्होंने क्या कर दिया, मलेशिया के साथ सिंगापुर को मर्ज कर दिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये कि मलेशियन और सिंगापुरियंस दोनों खुश नहीं थे। क्यों दोनों खुश नहीं थे एक दूसरे से मर्ज होने के साथ? खुश इसलिए नहीं थे, बोथ सिंगापोरियंस एंड मलेज वर नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज सिंगापोरियंस वर गिविंग देयर 17% रेवेन्यू टू मलेशिया। जब वो मर्ज हुए थे तो उन्होंने कंडीशंस कुछ रखी थी। मलेशिया ने बोला कि अगर आप हमारे साथ मर्ज हो रहे हो तो हमारी आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि सिंगापोरियंस में जो भी वो कमाएंगे, जो भी अर्न करेंगे, उसका 17% रेवेन्यू जो होगा वो सिंगापुर मलेशिया को देगा। ठीक है। अब देखें, इतना छोटा कंट्री और उसको भी जैपनीज ने तबाह कर दिया। सही है। और फिर वहाँ पे कमाते भी लोग बहुत कम में, जो कमाते हैं उसका 17% फिर मलेशिया को भी देंगे। तो इसीलिए सिंगापोरियंस को ये बात पसंद नहीं आई। और फिर सिंगापुर ने क्या किया, सिंगापुर ने कहा हम मलेशिया के साथ मर्ज हो रहे हैं और 17% रेवेन्यू भी दे रहे हैं, तो हमारी भी एक शर्त पूरी की जाए। तो सिंगापुर ने बोला कि जो मलेशिया में ऑफिशियल इलेक्शंस होगी ना, उनमें हम हिस्सा लेंगे, मलेशियन ऑफिशियल इलेक्शंस का हम भी एक पार्ट बनेंगे। लेकिन मलेशिया को ये बात पसंद नहीं आई। मलेशिया बोलेगा कि सिंगापुर और वो हमारे इलेक्शंस में हिस्सा लेगा, तो उसको ये बात पसंद नहीं आई। तो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किसी को राइट्स दे जाते थे, किसी को राइट्स नहीं दे जाते थे। तो ये सीन था थोड़ा, तो दोनों खुश नहीं थे इससे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे चलते चलते वो क्या हो गया, 1965 में 1965 में सेपरेट हो गए, सिंगापुर मलेशिया सेपरेट हो गए। सही है।
फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड जॉब्स टू सिंगापोरियंस एंड प्रोवाइडेड देम मिलिट्री। फिर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सिंगापोरियंस को जॉब्स दी और उनको मिलिट्री भी प्रोवाइड की, उनको सर्व किया एज अ मिलिट्री, उनको डिफेंस प्रोवाइड किया। फिर 1967 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव सिंगापुर बट प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट देम टू स्टे मोर एंड देन ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव सिंगापुर इन 1971। अब देखें, ब्रिटिशर्स ने प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने बोला कि हमसे जितना हो पाया हमने किया, हमने इलेक्शंस भी की, फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, फिर सिंगापुर को मर्ज भी किया मलेशिया से, फिर सेपरेट भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, बेसिक और डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी की, अब हम सिंगापुर को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने बोला, क्यों, अब देखें, अगर ब्रिटिशर्स सिंगापुर को छोड़ के जाते तो सिंगापुर बिल्कुल तबाह हो जाता, क्योंकि सिंगापुर के पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, ब्रिटिशर्स ही थे जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ देंगे फिर तो हम पूरी तरह से, मतलब हमारा खेल ख़त्म। फिर प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स को कि आप थोड़ा टाइम और रह ले सिंगापुर में, हम इतने टाइम में खुद को डेवलप कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम 1971 तक सिंगापुर में रह लेते हैं, और फिर ब्रिटिशर्स 4 साल मजीद सिंगापुर में रहे और प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू के पास सिर्फ 4 साल का वक्त था, सिर्फ 4 साल का टाइम था सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म करने का। गाइस देखें, ये होता है लीडर, 4 साल में उसने जो कंट्री यहाँ पे था, उसने 4 साल में उस कंट्री को यहाँ पे पहुँचा दिया, ज़ीरो से हीरो बना ही दिया 4 साल में। अब सबसे पहले उसने क्या किया, देखें, सबसे पहले उसने जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम मतलब देखें, सिंगापुर के जो आसपास जो कंट्रीज़ है ना, तो उनसे जो भी मसले मसाइल थे, जो तादाद थे, वो उन्होंने क्या किया, रिजॉल्व किए और फिर दोस्ती कर ली, ताकि अगर हमारे पास सिंगापुर में कोई मसला होगा तो वो हमारा साथ देंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर क्या हुआ, फिर 1967 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने एशियन ग्रुप बनाया। एशियन ग्रुप मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये उन्होंने ग्रुप बनाया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 मेंबर्स थे। और उन्होंने पांचों ने सोचा कि हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशनल और दूसरी फील्ड्स में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, ताकि हम पीस को प्रमोट कर सकें, अमन फैला सकें पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी सही। फिर क्या हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने सोचा कि सही है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन हम कब तक दूसरों के आसरे चलेंगे, हमको खुद को भी अपनी मिलिट्री चाहिए होगी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब हम मिलिट्री पे काम करते। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने मिलिट्री को कंपलसरी कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब जो भी लड़का वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के बाद जब जॉब के लिए जाएगा तो उसको जॉब करने से पहले 2 साल मिलिट्री में ज़रूर सर्व करना है। तो ये उन्होंने वहाँ का रूल बना दिया और सोशल सर्विस में उन्होंने काम किया मिलिट्री में। अब देखें, मिलिट्री भी ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। मिलिट्री में काम करने से पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने क्या किया, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी, ताकि जितनी एजुकेशन बढ़ेगी उतने लोग न्यू इनिशिएटिव्स लेंगे, उतना लोग नए नए चीज़ें में इंटरेस्ट लेंगे और उतनी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। स्कूल्स और कॉलेजेस उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, ठीक, फ्री एजुकेशन देना उन्होंने शुरू किया, सही है। और फिर उन्होंने क्या किया, सिंगापुर को एक सेक्युलर नेशन बना लिया। सेक्युलर नेशन मतलब वो नेशन जहाँ पे रंग रूप कलर डजेंट मैटर, वहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी है, सेक्युलर नेशन वहाँ पे है। अब देखें, सेक्युलर नेशन तो उन्होंने बना ली, लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा देखें, अब मलेशिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखने से कुछ नहीं होगा, उनको एक्शन भी कोई लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, अब देखें, मलेज ये एरिया है, यहाँ पे मलेज रहते हैं, यहाँ पे इंडियंस रहते हैं और सामने वाले इलाके में चाइनीज़ रहते हैं, तो वो तीनों लड़ेंगे आपस में। उन्होंने सोचा कि हम एक ही बिल्डिंग में क्या करते हैं, मलेज को भी रखते हैं, चाइनीज़ को भी जगह देते हैं, इंडियंस को भी जगह देते हैं। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था EIC, मतलब एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रूल बनाया कि हर बिल्डिंग में 22% मलेज रहेंगे, 84% 84% चाइनीज़ रहेंगे और 10% इंडियंस रहेंगे। तो हर बिल्डिंग में उन्होंने ये रूल बना दिया। देखें कैसे बेसिक उन्होंने स्टेप्स लिए, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो आज कितने आगे बढ़े। तो उनसे हमें लेसन लेना चाहिए कि सक्सेस क्या है। सक्सेस एक जर्नी है और इस जर्नी के चढ़ने के लिए हमें डायरेक्ट
ऊपर जंप नहीं करना पड़ेगा, पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। तो पहले बेसिक हम अपना क्लियर करें, बेस क्लियर करें, फिर ही हमें आगे जो अपर लेवल की कंस्ट्रक्शन है वो हमें क्लियर करनी पड़ेगी। तो इनसे हमें बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, अब ये भी बन गया, अमन इत्तेहाद सब हो गया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि सिंगापुर की सड़कों को देखकर अब यहाँ पे टूरिज्म कैसे होगा। सड़कों पर कचरा, कूड़ा, ओपियम्स यही फैले हुए, तो सड़कों का कुछ करना पड़ेगा, सिंगापुर को साफ और शफाफ कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगापुर क्लीन अथॉरिटी बना ली, जिसमें उन्होंने बहुत से जो बेरोजगार लोग थे उनको एज अ पियोन की जॉब दी। और फिर उन्होंने कुछ रूल्स निकाले, कौन से, च्युइंगम, बबल गम को चबाना उन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया। स्पिटिंग, लिटरिंग, स्मोकिंग ये भी उन्होंने बैन कर दिया। आज की डेट में आपको सिंगापुर में कोई भी स्मोक करता हुआ या लिटरिंग करता हुआ, कूड़ा फेंकता हुआ या स्पिटिंग करता हुआ, थूक फेंकता हुआ रोड में आपको नजर नहीं आएगा। इस पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की घरों में लोगों के। फिर उन्होंने होलसेल्स बनाई। उन्होंने कहा सही है, हर चीज़ हो गई। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने बोला बेसिक नीड्स तो पूरी हो गई, अब हम थोड़ा ऊपर की कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो अब बिजनेस का क्या होगा, कंट्री में जितना बिजनेस होगा उतना कंट्री में पैसा आएगा, उतनी इकोनॉमी कंट्री की बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने होलसेल्स कंस्ट्रक्ट कर ली, होलसेल्स उन्होंने बनाई। और फिर जो बेरोजगार लोग थे उनको उस होलसेल्स में काम करने के लिए लगा दिया। न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, न्यू इनिशिएटिव्स लिए और फिर उन प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में बेचे और ऐसे इकोनॉमी उन्होंने बनाई। तो देखें, बेसिक स्टेप्स लेने के बाद जब वो ऊपर गए इकोनॉमी के लेवल पर, तो देखिए आज वो कहाँ पर पहुँच गए हैं कि आज उनकी जीडीपी पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की लोगों को, और फिर उन्होंने फ्री हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए। इन्होंने फिर हॉस्पिटल्स बनाए फ्री, ताकि लोग वहाँ पे फ्रीली, जो गरीब आवाम है वो इलाज अपना करवा सके वहाँ पे। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया कि अब देखें, अब एक और सीढ़ी चढ़ ली। पहले बेसिक नीड्स पूरी हो गई, वाटर, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज़ हो गई। फिर अब वो आए इकोनॉमी पर, इकोनॉमी होलसेल क्रिएट कर ली। फिर अब आए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अब तीसरी सीढ़ी पर आ गए कि अब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट बनाया, दिशांगी एयरपोर्ट। अभी आप शांगी एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट की दुनिया ही अलग है, बाहर की दुनिया को छोड़ें, आप एयरपोर्ट की दुनिया अलग है। जाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि मैं एक न्यू दुनिया में आ गया, दूसरी दुनिया में आ गया। तो उनका अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन चुका है। उन्होंने लेबरर्स की हाउसिंग स्कीम बनाई, उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एयरपोर्ट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। अब देखें, सिंगापुर में करप्शन क्यों नहीं होती, सिंगापुर में करप्शन इसलिए नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने क्या किया, उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दी। अभी वहाँ पे सैलरीज इतनी दी जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और प्राइवेट जो लोग होते हैं जो जॉब्स करते हैं, तो उनकी सैलरीज इतनी दी जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पे कोई करप्शन क्यों करेगा, इतनी ज़्यादा सैलरीज मिल रही हैं, तो करप्शन करने से करे हमें मिलेगा भी क्या। और अगर कोई करप्शन करता है तो उस पर $1,00,000 का फाइन लगाया जाएगा, पता नहीं कितने साल उसको प्रिजन में कैदी बनाया जाएगा, उसको प्रिजन में डाला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई करप्शन होती ही नहीं है। और फिर यहाँ पे मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं सिंगापुर में। मॉनेटरी अवार्ड्स मतलब देखें, अगर आपने अच्छा काम किया है ना, तो भले आपसे ऊपर कोई पोस्ट हो, आपके ऊपर की पोस्ट है तो उस पर कोई भले कोई बैठा हो ऑफिसर, लेकिन उसको मॉनेटरी अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा, फिर चाहे आपकी कितनी छोटी छोटी पोस्ट हो, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। तो अगर कोई एक्सीलेंस वर्क करता है तो उसको मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ का रूल है। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि अब कंट्री की डेवलपमेंट तो हो रही है अच्छी, मतलब कंट्री डेवलप हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि कंट्री को अब ग्रीन करते हैं, कंट्री में हरियाली लाते हैं। इन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने पेड़ उगाना शुरू कर दिए पूरे सिंगापुर में, स्टार्टेड ग्रोइंग ट्रीज। और फिर 1990 में 1990 में जो सिंगापुर जो था वो पूरा सोफिस्टिकेटेड हो गया था। सोफिस्टिकेटेड मतलब पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो गया था, पूरी जस्टिफाइड सोसाइटी बन गई थी सिंगापुर। तो गाइस, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिला कि कैसे हम अपने कंट्री को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। अब देखें गाइस, हम जो मैं एक चीज़ नोट करता हूँ पाकिस्तान में, वो ये कि हर कोई किसी दूसरे को ब्लेम करता है। देखें गाइस, हमें सबसे पहले गवर्नमेंट के स्केल पर नहीं देखना, सबसे पहले हमें इंडिविजुअली देखना है।
अब मैं जो बात नोट करता हूँ, अब जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे बहुत से लोग होते हैं और हाईवे पर ही कूड़ा फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हाईवे पर ही कैन फेंक देते हैं, या तो बहुत सी लेबॉरेटरीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो केमिकल्स प्रोसेस करती हैं और उस केमिकल्स को दरिया में फेंक के आती हैं। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, हमें पहले इंडिविजुअली ग्रो करना पड़ेगा। पहले हम इंडिविजुअली समझें कि हमें पोल्यूशन नहीं करना, हमें अपनी हवा को आलूदा नहीं करना, अपने ज़मीन को आलूदा नहीं करना, हमें अपने पानी को, जो दरिया में केमिकल वो नहीं फेंकने, अपने पानी को आलूदा नहीं करना। तो पहले हमको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा और फिर ही हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, म्यूचुअलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में गवर्नमेंट को कोई डिसऑबे नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता। यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ एवरीथिंग, म्यूचुअलिज्म है। जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट से खुश है और गवर्नमेंट पब्लिक से खुश है। तो हमें पाकिस्तान में भी यही चाहिए, पाकिस्तान में भी हमें म्यूचुअलिज्म चाहिए। गवर्नमेंट वो पब्लिक से अच्छी बनकर रहे और पब्लिक भी गवर्नमेंट से अच्छी बनकर रहे। जब इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे होंगे, व्हेन दे बोथ विल बी सिंसियर्ड, फिर ही बात बनेगी। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिविजुअल्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिविजुअली पहले ग्रो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो इंडिविजुअली। हमारी ज़मीन को, हमारे लैंड को पल्यूट ना करें, हमारे पानी को आलूदा ना करें। सो टुगेदर वी कैन, वी विल। अगर हम एक साथ मिलकर करेंगे तो हम कर भी सकते हैं और हम करेंगे। हम भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसी लेवल पे लाएंगे, बल्कि इससे भी ऊपर जाएंगे और पाकिस्तान को पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री ज़रूर बनाएंगे। सो इन दिस वीडियो हमने ये पढ़ा। आई होप कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा। अगर आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, सो गाइज गिव अ थम्स अप एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट विशेस।